5 अगस्त 2023 की दोपहर के करीब 12:30 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला मंदिर इलाके की लीलाधर कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी किसी महिला की चीख पुकार की आवाज़ सुनते ही आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान उस तरफ गया। अफरा तफरी के बीच में कुछ लोग एक मकान की तरफ बढ़े भी। दोस्तों, क्या है इसकी कहानी हम जानेंगे आज विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स का जवाब अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच में शॉर्ट्स के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों, कहानी में बने रहें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की और साथ की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस चीख पुकार की असली वजह क्या थी। इसी बीच महिला की चीखों की आवाज़ सुनकर आसपास के दूसरे मकानों में रहने वाले किराएदार भी आ गए। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ एक मकान की ऊपरी मंजिल से आ रही थी, लिहाजा लोग बाहर की सीढ़ियों के सहारे छत पर पहुंच गए और उस घर के दरवाजे को बाहर से पीटने लगे। कुछ ही देर बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला तो 2 नकाबपोश महिला ने चाकू दिखाते हुए रौबदार आवाज़ में कहा, खबरदार, कोई आगे आया तो जान से मार देंगे। एक महिला के हाथ में खून से सना चाकू देखते ही वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और उन्हें रास्ता देते हुए दरवाजे से हट गए। मौका देखते ही दोनों नकाबपोश महिलाएं चाकू लहराकर फरार हो गई। कुछ लोग उन दोनों महिलाओं के पीछे पीछे दौड़े, मगर तब तक वे नज़रों से ओझल हो चुकी थीं। कुछ लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के अंदर करीब 28 से 30 साल की महिला खून से लहूलुहान पड़ी हुई थी और उसका नाम प्रीति शर्मा था। उसके पास ही 1 साल का बच्चा जोर जोर से रोने लगा हुआ था। कमरे में पहुंची एक बुजुर्ग महिला बच्चे को अपनी गोद में लेकर चुप कराने का प्रयास करने लगी। प्रीति शर्मा के पूरे शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान थे। पूरा कमरा खून से लथपथ था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आसपास रहने वाले लोगों ने मनोज और उसके बड़े भाई फूलचंद को घटना की सूचना दी तो दोनों ही घर पहुंच गए। घर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। मनोज के बड़े भाई फूलचंद ने छोला मंदिर थाने में फ़ोन करके घटना की सूचना दी तो थाना इंचार्ज उदय भान सिंह भदौरिया तत्काल ही दलबल के साथ लीलाधर कॉलोनी के उस मकान में पहुंच गए जहां महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। प्रीति गंभीर अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे। खून के छींटों से पूरे कमरे की दीवारें रंगी थी। गद्दा खून से पूरा भीग चुका था। जमीन पर एक टूटा चाकू भी पड़ा हुआ था। प्रीति को तत्काल पीपल्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। छोला मंदिर थाना पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि प्रीति अपने पति मनोज शर्मा और अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। प्रीति का पति मनोज चौक बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता है। 2 बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले गए थे और पति चौक बाजार अपनी दुकान पर काम के लिए चला गया था। प्रीति दोपहर में अपने घर के काम निपटा रही थी। उसी समय सलवार सूट पहनकर आई 2 महिलाओं ने घर के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया और प्रीति को समझ पाती कि दोनों ने प्रीति पर चाकुओं से हमला कर दिया। घटना स्थल पर प्रीति के मकान में किराए पर रहने वाले लोगों ने बताया कि 2 महिलाएं सलवार सूट पहने मकान में आती तो दिखाई दी थीं। उन्होंने काला चश्मा, नकाब, हाथों में ग्लव्स और नीले जूते पहने थे। जब वो गेट के पास आईं तो लोगों को लगा कि कोई परिचित होंगी, लेकिन पल भर में वो बाउंड्री के अंदर आ गई और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर छत पर पहुंच गई। अंदर घुसते ही उन्होंने गेट को अंदर से बंद कर दिया।
तभी अचानक ऊपर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। घटना के करीब 1 साल पहले तक मनोज शिवनगर में अपने बड़े भाई के मकान के एक हिस्से में रहता था। बाद में भाई की मदद से लीलाधर कॉलोनी में उसका मकान बन गया, जिसमें नीचे 6 किराएदार रहते थे और ऊपर की मंजिल पर मनोज अपनी पत्नी प्रीति और 3 बच्चों के साथ रहता था। मनोज के 8 साल और 3 साल के 2 बेटे घटना के समय स्कूल गए थे। प्रीति पर चाकू से हमला करने के बाद जब रेनकोट पहने हुए दोनों महिलाएं भाग रही थीं, तभी एक किराएदार दीपेश ने सलवार सूट पहने हमलावर के पीछे भागने की कोशिश भी की। तभी उसने देखा था कि उनमें से एक हमलावर का हल्का सा नकाब हटा तो देखा कि वो महिला नहीं पुरुष है और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी, सिर के पीछे लंबी सी चोटी है। दीपेश इतना देख ही पाया था कि चाकू दिखाते हुए वह भाग गया। पुलिस की पड़ताल ने यहीं से एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस की पूछताछ में लोगों ने हत्यारे की जो पहचान बताई, वो सुनने के बाद प्रीति के पति मनोज शर्मा का माथा ठनका और उसने टीआई भदौरिया से कहा, सर, हत्यारा रामनिवास मिश्रा हो सकता है। टीआई उदय सिंह भदौरिया ने मनोज से पूछा, यह रामनिवास कौन है? सर, रामनिवास हमारा रिश्तेदार है। वो मेरी बुआ के लड़के का साला है। यहीं शीतला माता मंदिर के पास रहता है और दुर्गा माता मंदिर का पुजारी भी है। वही दाढ़ी मूछ रखता है और उसके सिर पर लंबी चोटी भी है और उसके बाल भी बड़े हैं। टीआई बोले, लेकिन वो क्यों प्रीति की हत्या करेगा? साफ साफ बताओ, उसके साथ प्रीति का कोई चक्कर तो नहीं है? मनोज ने खुलासा करते हुए कहा, सर, जब मैं घर पर नहीं होता था तभी अक्सर वह मेरे घर आया करता था। ऐसा मुझे मेरे किराएदार ने बताया। मैं तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चला जाता था। हमारे जाने के बाद घर में केवल 1 साल का बेटा और प्रीति ही रहते थे। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो घटना के समय एक ऑटो में 2 नकाबपोश रेनकोट पहने नजर आए। सीसीटीवी में ऑटो घर के बगल वाली गली में आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद नकाब पहने ये दोनों हमलावर प्रीति के घर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए और फिर थोड़ी देर बाद वहां से भागकर दिखाई देते हुए नजर आए। पुलिस ने ऑटो का नंबर ट्रेस किया और उसे खोज निकाला। पता चला कि ऑटो वाला चंदन नाम का युवक था। चंदन ने पूछताछ में पुलिस को बताया, सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, खर्च चलाने के लिए ऑटो भी चलाता हूँ। पुजारी रामनिवास से मेरी पहचान मंदिर में हुई थी। उनको कहीं भी जाना होता था तो मुझे बुला लेते थे। 5 अगस्त की सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच रामनिवास ने मुझे फ़ोन करके कहा कि लीलाधर कॉलोनी तक चलना है। जब मैं ऑटो रिक्शा लेकर उनके घर पर गया तो दोनों पति पत्नी बाहर निकले। दोनों ने रेनकोट पहन रखा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं दोनों को लीलाधर कॉलोनी लेकर आया। उन्होंने लीलाधर कॉलोनी के एक घर से थोड़ी दूर पर पीछे की साइड ऑटो रुकवा दिया और कहा कि हम 5 मिनट में आते हैं। इसके बाद करीब 10-15 मिनट बाद वो आए तो मैंने देखा कि उनके हाथों और कपड़ों पर खून लगा हुआ है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। इसके बाद मैंने उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया। चंदन के इतना बताते ही पुलिस समझ गई कि हत्या रामनिवास और उसकी पत्नी ने की है। इस आधार पर पुलिस ने रामनिवास मिश्रा की तलाश शुरू कर दी। 7 अगस्त को रामनिवास का फ़ोन नंबर निकालकर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो रामनिवास न्यू मार्केट के आसपास था। कई घंटे उसकी तलाश की गई। इस दौरान रामनिवास ने दाढ़ी और मूछ मुड़वा ली थी। यही कारण था कि पुलिस और उसके मुखबिर भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर नाखून के निशान साफ नज़र आ रहे थे। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने अपना नाम पता गलत बताया। पुलिस उसे लेकर गई और पूछताछ करने लगी तो काफ़ी देर तक वो पुलिस को गुमराह करता रहा। इसके बाद पुलिस ने रामनिवास का मोबाइल खंगाला तो पता चला कि किसी चंदन नाम के शख्स के साथ उसके पास हत्या की वारदात से पहले और बाद में फ़ोन आए थे। वो हत्या करने से साफ मना करता रहा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की
तो उसने पत्नी के साथ मिलकर प्रीति शर्मा की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। इसके बाद पुलिस ने रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी गिरफ्तार कर लिया। भोपाल की छोला मंदिर पुलिस की पूछताछ में प्रीति की सनसनीखेज हत्या करने के पीछे की जो कहानी सामने आई है, वह एक शादीशुदा युवक से दूसरे शादीशुदा महिला के प्रेम संबंधों की कहानी है, जो बहुत ही भयानक है। भोपाल के भानपुर इलाके में छोला मंदिर की लीलाधर कॉलोनी निवासी 38 साल के मनोज शर्मा की शादी प्रीति से सन 2014 में हुई थी। 28 साल की प्रीति कटनी जिले की रहने वाली थी। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। दरअसल प्रीति की कमर की हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई थी और इस वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पाता था। जब भी कोई रिश्ते की बात चलती तो प्रीति के परिवार से जलने वाले लोग उसके खिलाफ लड़के वालों को भड़का देते। लोग अक्सर यही कहते कि उसकी कमर की हड्डी निकली हुई है, वह कभी मां नहीं बन पाएगी। कभी कहते कि वह पति को सुख नहीं दे पाएगी। इस बीच प्रीति के लिए भोपाल के मनोज का रिश्ता आया। प्रीति में शारीरिक रूप से कमजोरी थी और मनोज की पहली पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। दोनों ने अपनी कमियों के चलते इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और 2014 में उनकी शादी हो गई। मनोज भोपाल में अपने बड़े भाई फूलचंद के साथ ही रहता था। जब शादी हुई तो प्रीति भी इस परिवार का हिस्सा बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच मनोज और प्रीति के 2 बच्चे भी हो गए। मनोज के घर उसकी बुआ के बेटे के साले रामनिवास मिश्रा का बहुत आना जाना हुआ। रामनिवास दुर्गा मंदिर में पुजारी था। दोनों लगभग हम उम्र थे तो दोनों की ठीक ठाक पड़ती भी थी। देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से उनके बीच हंसी मजाक चलता रहता था। मनोज ने कभी भी इस नज़दीकी को प्रेम प्रसंग में आंकने की कोई गलती नहीं की और न ही इस दृष्टि से इस रिश्ते को देखा। अलबत्ता यही सोचा कि रिश्तेदारी में हंसी ठिठोली चलती रहती है। इसी बीच का फ़ायदा रामनिवास ने उठाया। मनोज की माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह प्रीति को खुश रख पाता। प्रीति का मन भी अपने से उम्र में 10 साल बड़े मनोज से अब हट चुका था। शादीशुदा रामनिवास मंदिर में पुजारी था। उसके मंदिर में रोज़ अच्छी खासी रकम चढ़ावे के रूप में आती थी, जिसे वह प्रीति पर लुटाने लगा। एक दिन दोपहर के वक्त मंदिर के पूजा पाठ से लौटकर रामनिवास ने प्रीति के दरवाजे पर दस्तक दी तो प्रीति उस समय बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसने अंदर से आवाज़ देते हुए कहा, कौन है, आ रही हूँ। बाहर से कोई आवाज़ न मिली तो प्रीति समझ गई कि रामनिवास ही होगा। प्रीति ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने प्रीति के रूप के सौंदर्य को देखकर रामनिवास अपना आपा खो बैठा। प्रीति झीने गाउन में थी। उसके खुले हुए बाल और पहनावे ने प्रीति की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। मनोज उस समय अपने काम पर निकल गया था और प्रीति के बच्चे स्कूल गए हुए थे। मौके की नज़ाकत देखते ही रामनिवास दिल की बात जुबां पर लाते हुए प्रीति से बोला, भाभी तुम तो गजब ढा रही हो। तुम्हें देखकर तो अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनते हुए प्रीति बोली, इतनी खूबसूरत होती तो तुम्हारे भैया पलकों पर बिठाते मुझको। क्या कह रही हो भाभी? मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मनोज भैया तुम्हारी खूबसूरती पर नहीं मरते। मेरा बस चले तो मैं इस जवानी पर अपना सब कुछ लुटा दूं। रामनिवास प्रीति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, बस एक तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को समझते हो, प्रीति ने प्यार से कहा। रामनिवास ने प्रीति का रुख भांपते हुए उसे बाहों में भर लिया और इसके बाद दोनों नाजायज़ संबंधों की नदी में गोते खाने लगे। बाद में दोनों के प्रेमालाप का यह सिलसिला शुरू हुआ तो वह लगातार चलता ही रहा और वह कभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पति ने नाता तोड़ा, मगर कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। दोनों के प्रेम संबंधों की भनक आखिरकार मनोज के कानों तक भी पहुंच गई। मनोज को आसपास रहने वाले किराएदारों और कुछ हितैषी पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर से निकलते ही रामनिवास यहाँ अक्सर आता रहता है। मनोज के एक मित्र ने मनोज को आगाह करते हुए कहा, दोस्त, भाभी और रामनिवास को लेकर कॉलोनी में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों की जानकारी लगते ही
मनोज के मन में शंका पैदा हो गई। मनोज ने प्रीति को प्यार से समझाते हुए कहा, प्रीति, तुम्हें पता है कि कॉलोनी में तुम्हारे और रामनिवास के बारे में किस तरह की बातें की जा रही हैं। रामनिवास का रोज़ रोज़ घर पर आना ठीक नहीं है। इतना सुनते ही प्रीति आवेश में आ गई और पति को उलाहना देते हुए बोली, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। रामनिवास तुम्हारी बुआ का लड़का है, आखिर उसे घर आने से तुम ही क्यों नहीं रोकते हो। मनोज ने रामनिवास को भी समझाने की कोशिश की तो उसने मनोज को यही भरोसा दिलाया कि पड़ोसियों ने प्रीति को नीचा दिखाने के लिए झूठ में ही यह कहानी गढ़ ली है। उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रामनिवास और प्रीति के अंतरंग संबंधों ने अब मनोज और उसकी पत्नी के बीच के विश्वास की डोर को तोड़कर रख दिया। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। जब प्रीति दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो प्रीति ने चहकते हुए मनोज को बताया, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मगर मनोज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलकी। मनोज ने प्रीति पर लांछन लगाते हुए कहा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा खून नहीं है, यह बच्चा रामनिवास के पाप की निशानी है। प्रीति ने भी मनोज को खरी खोटी सुनाते हुए साफ साफ कह दिया, तुम्हें यकीन ना हो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं हुआ तो मुझे जो चाहे सजा देना। पति पत्नी के बीच के संबंध इस कदर दरक चुके थे कि जब प्रीति का 7वां महीना चल रहा था तभी एक दिन मनोज और प्रीति के बीच में झगड़ा हो गया और मनोज ने प्रीति को घर से निकाल दिया। प्रीति अपने मायके पहुंच गई। प्रीति के घर वालों ने मनोज को समझाने का बहुत प्रयास किया मगर मनोज प्रीति को अपनाने को कतई तैयार नहीं हुआ। प्रीति के घर वालों ने मनोज को खूब समझाने की कोशिश की लेकिन उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे मनोज ने प्रीति या उसके घर वालों से कोई भी संपर्क नहीं किया। वह उसका फ़ोन तक नहीं उठाता था। जवान बेटी अपने बच्चे को लेकर मायके में रह रही थी। इससे प्रीति के पिता की समाज में बदनामी भी हो रही थी। प्रीति के पिता ने परेशान होकर कटनी पुलिस थाने में मनोज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर दी और रिपोर्ट दर्ज करा दी। मनोज के रिश्तेदारों ने समझाया, किसी तरह प्रीति से राजीनामा कर लो मनोज, नहीं तो दहेज अधिनियम के तहत तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। जेल जाने के डर से मनोज प्रीति को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों फिर से भोपाल में साथ रहने लगे। मनोज के खिलाफ प्रीति ने जो दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था, प्रीति ने उसमें राजीनामा नहीं किया था। मनोज कई बार कह चुका था कि हम साथ रह रहे हैं, सब ठीक है, फिर तुम केस वापस क्यों नहीं लेती। इस बीच प्रीति अपने परिवार में रम चुकी थी। उसका तीसरा बच्चा भी हो चुका था। प्रीति अपने प्रेम संबंधों को भुला नहीं पाई थी। उसके घर रामनिवास का आना जाना फिर से शुरू हो चुका था। इधर रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी पति के प्रीति से नाजायज संबंधों की जानकारी हो चुकी थी। रामनिवास की पत्नी शालिनी के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उसके पति और प्रीति के बीच कुछ चल रहा है ऐसा उसे हर पल लगता। इसे लेकर शालिनी का अपने पति से आए दिन झगड़ा होता रहता। दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार थे। इसके बावजूद दोनों परिवारों में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि वे आपस में दुश्मन बन चुके थे और किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। फिर से मामला बिगड़ते देख प्रीति ने रामनिवास से बातचीत बंद कर दी। वह उसका फ़ोन भी नहीं उठाती थी। रामनिवास को लगता था कि प्रीति अब किसी और से अफेयर कर रही है, इस कारण वह उसका फ़ोन नहीं उठाती और उससे दूरियां बना रही है। प्रीति की वजह से शालिनी के परिवार में कलह होने लगी थी और शालिनी प्रीति से नफरत करने लगी थी। रामनिवास ने प्रीति को सबक सिखाने का एक खतरनाक प्लान बनाया। 5 अगस्त 2023 की दोपहर को रामनिवास ने पत्नी शालिनी से कहा, चलो आज मनोज के घर चलते हैं और प्रीति से मिलकर मामले को सुलझा लेते हैं। तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह भी दूर हो जाएगी। शालिनी झटपट चलने को तैयार हो गई, लेकिन मनोज के मन में कुछ और चल रहा था। उसने पहले से ही एक चाकू खरीदकर अपने पास रख लिया था। उस दिन बारिश हो रही थी तो रेनकोट पहनकर और मुंह पर नकाब बांधकर दोनों प्रीति के घर जाने को तैयार हुए। रेनकोट में दोनों को पहचानना मुश्किल था। शालिनी ने जब उससे पूछा
ये नकाब की क्या ज़रूरत है? तो मनोज ने कहा, वैसे ही हमारा कलेश चल रहा है, लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, तो हमें छिपकर ही जाना चाहिए। इसके बाद रामनिवास ने अपनी पहचान के चंदन नाम के ऑटो वाले को फ़ोन लगाया और कहा, चंदन तुम जल्दी से ऑटो लेकर आ जाओ, हमें छोला मंदिर तक जाना है। दोपहर का वक्त था। चंदन खाना खाकर घर से निकलने ही वाला था। जैसे ही रामनिवास का फ़ोन आया वह बोला, हाँ पंडित जी, 5 मिनट में ऑटो लेकर पहुंच जाऊंगा। ऑटो में बैठकर दोनों भानपुर इलाके के लीलाधर कॉलोनी में पहुंच गए। रामनिवास ने चंदन को प्रीति के घर से दूर वाली गली में खड़ा किया और उसे वहीं पर रुकने को कहा। दोनों ऑटो से उतरे और सीधे प्रीति के घर पहुंच गए। करीब आधे घंटे बाद शालिनी और रामनिवास उसी ऑटो में बैठकर घर वापस आ गए। रामनिवास की पत्नी शालिनी मिश्रा ने पुलिस को बताया, सुबह मेरे पति ने मुझे अपने साथ प्रीति के घर चलने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे सलवार सूट के साथ ग्लव्स, काला चश्मा और नीले जूते दिए। फिर कहा कि हम प्रीति के पास चल रहे हैं, उससे बातचीत करके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे चलेंगे तो लोग पहचान लेंगे, इसलिए कवर होकर चलना पड़ेगा। शालिनी ने आगे बताया, मुझे मेरे पति और प्रीति के बीच में अफेयर की जानकारी थी और उसे लेकर घर में हर दिन झगड़ा होता रहता था। मैं प्रीति से पति का पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उनके साथ चली गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे पति उसकी हत्या करने का मकसद बनाकर जा रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और मेरे पति ने उस पर वार करना शुरू कर दिया, ऐसे में मुझे उनका साथ देना पड़ा। वहीं पर प्रीति का एक 1.5 साल का बच्चा भी था। मैंने बस उसे ही संभाला था, इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं किया। पुलिस ने प्रीति की हत्या के आरोप में 35 वर्षीय रामनिवास मिश्रा और उसकी पत्नी 30 वर्षीय शालिनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें भोपाल जेल भेज दिया गया। नाजायज़ संबंधों की खातिर प्रीति अपनी जान से हाथ धो बैठी और उसके बच्चे बिन माँ के हो गए, जबकि प्रेम में पागल पुजारी रामनिवास मिश्रा का अपनी पत्नी के साथ जेल की 4 दीवारी में कैद होना पड़ा। और वर्तमान में यही अपडेट है कि दोनों अभी भी जेल में सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, ये है नाजायज़ संबंधों का अंजाम। आप समझ सकते हैं कि हर नाजायज़ संबंध का अंजाम इसी तरीके से निकल कर सामने आता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, क्राइम की सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।